Hello students, this is R.P. Verma. I welcome you all in Mother India Law classes Sri Ganganagar. Contact first के important topics for forthcoming exam मैंने आपको बता दिए हैं. आज हम बात करते हैं बच्चों कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के. कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का जो सिलेबस है स्टूडेंट्स ये काफ़ी वाइड है, लेकिन कंपैरेटिवली कॉन्ट्रैक्ट सेकंड जो है वो एक इजी पेपर है इन कंपैरिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझने में थोड़ा हमें टाइम लगेगा. कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी पार्ट है आपका. सिलेबस वाइड है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, लेकिन अब क्लियर तो करना ही है. तो देखिए हम बात करते हैं यूनिट वाइज. तो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में पहले तो हमारे पास जो एक्ट्स हैं, जो लॉज हैं, वो क्या हैं. एक तो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में हमारे पास स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे बेलमेंट है, प्लेज है, इंडेमनिटी गारंटी है, एजेंसी की कंसेप्ट है. इसके अलावा सेल ऑफ गुड्स भी इसके अंदर है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 भी इसी में है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 का वो भी इसी में है, और इन्होंने साथ के साथ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है 2008 का वो भी इसमें दे रखा है. तो सिलेबस काफ़ी वाइड है. तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस क्या क्या हमारे क्रिएट हो सकते हैं. तो जो आपकी यूनिट फर्स्ट है इसके अंदर आप देखिए हमारे पास दो चैप्टर हैं बच्चों. एक है इंडेमनिटी का और दूसरा है गारंटी का. बस दो ही चैप्टर हैं. अब इसके हिसाब से अगर अपन MGSU के रेफरेंस में देखें इस साल के लिए, तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप खाली ये दो चैप्टर से अच्छे से कर जाओ तो लॉन्ग क्वेश्चन की तो कोई टेंशन ही नहीं है. ये क्वेश्चन करना है ना. लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई और अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो मेरी ये स्लाइड देख रहे हैं, उनके पास अगर ये चैप्टर्स हैं तो किस चैप्टर में से कैसा क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है हम वो डिस्कस करेंगे. तो देखिए बच्चों, इंडेमनिटी गारंटी की जो हमारी कंसेप्ट है ये आपको तभी क्लियर हो सकती है जब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 31 है जिसमें कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया हुआ है, अगर वो क्लियर है तो फिर इंडेमनिटी गारंटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती. बस थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इतनी सी बात समझा दूँ कि अगर मैं किसी मिस्टर एक्स को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि यार भाई टेंशन ना ले, तेरा जो नुकसान होएगा ना वो मैं पे करूँगा, चाहे मेरी वजह से हो चाहे किसी और पर्सन की वजह से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक प्राइमरी लायबिलिटी क्रिएट की है. दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. और अगर मैं ये कह दूँ कि यार तू टेंशन ना ले, कैसे भी तेरा नुकसान हो जाए, मेरी वजह से, किसी पर्सन की वजह से, या जैसे मर्जी हो, मैं पे करूँगा, तो ये बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हो जाएगा. वो हमारे सिलेबस में नहीं है. लेकिन अगर मैं ये कहूँ देख भाई तेरा कोई भी नुकसान हो जाए एक्स की वजह से और एक्स पे ना करे तो मैं पे करूंगा यार, तो मैंने अपनी सेकेंडरी लायबिलिटी क्रिएट की. ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है. तो इंडेमनिटी गारंटी के चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इनका मीनिंग और इनका डिफरेंस. अब आते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे. तो देखिए हमारे सामने इंडेमनिटी के चैप्टर में एक बेसिक सा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. क्षतिपूर्ति का अनुबंध क्या है और इसकी आवश्यक तत्व क्या है. विच आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका बनता है. गारंटी में आ जाए तो बच्चों देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस. एक तो डेफिनेशन का क्वेश्चन हो गया जो 126 में है, इंडेमनिटी 124 में है. तो एक तो डेफिनेशन का क्वेश्चन हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. ठीक है. उसके अलावा फिर हमारे पास एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आती है कि अगर माइनर जो है उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्रिएट किया जाए तो क्या होगा. तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, ये सारा का सारा जो है वो नथिंग बट मेरे गेम ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का खेल है. अगर मैं ये कहता हूं कि यार भाई तेरा कोई भी नुकसान हो जाए एक्स की वजह से तो मैं पे करूंगा, तो इसका मतलब मैं इंडेमनिटी की बात कर रहा हूं. अगर तेरा कोई नुकसान हो जाए एक्स पे ना करे तो मैं करूंगा, तो मेरी सेकेंडरी लायबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक्स अगर पे ना करे और मैं करूंगा और पता लगे कि एक्स तो माइनर है, मैंने एक माइनर की गारंटी दे दी है, तो कानूनन माइनर की लायबिलिटी तो आप क्रिएट कर नहीं सकते. तो बात तो हम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, लेकिन अंदर से क्या सामने बात आई,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो ये एक छोटी सी कंसेप्ट अपने को समझनी है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें दिखाई दे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बावजूद भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो सकता है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है, अगर आपकी लायबिलिटी भले ही आपने कहा है कि सेकेंडरी है, पर हकीकत में अगर वो साबित हो जाए कि आपकी तो प्राइमरी है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बजाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो जाएगा। ये थोड़ी सी बात आपको समझनी है। और इसी के अंदर श्योरिटी की बात आती है। एक्चुअल में यहाँ पे लॉ में इन्होंने गारंटर वर्ड की जगह श्योरिटी वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक्स को कोई पेमेंट चाहिए या एक्स को कोई डील करनी है और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, तो एक्चुअल में तो आपकी और उसके बीच में डील है ना, मैं तो सिर्फ खाली श्योर कर रहा हूँ आपको यार, तो मैं गारंटर हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने श्योरिटी वर्ड यूज़ किया है। तो श्योरिटी जो है उसकी पोजीशन क्या है भाई, एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होगी ना, भाई मुझे कुछ मिल रहा है क्या यार, ये बताओ भाई, आपको आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा, अगले की ज़रूरत पूरी हो रही है, मैं तो खाली फोकट में गारंटी दे रहा हूँ, मुझे कुछ मिल रहा है क्या? तो मेरी जो एक सिचुएशन है वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की, आपने मेरी बात पे विश्वास किया, उधर मैं जो प्रिंसिपल डेटर है उस पर विश्वास कर रहा हूँ। तो एक्चुअली में एक श्योरिटी की पोजीशन यहाँ क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, इस पर हमें एक क्वेश्चन मिल सकता है। इसी तरह से लायबिलिटी है। अब अगर मैं ये कह दूं कि यार भाई एक्स को 1 लाख रुपए दे दो, ठीक है, अब इसका मतलब 1 लाख रुपए आपने मेरे कहने से दिया, तो 1 लाख प्लस जो भी ब्याज का इंटरेस्ट का पैसा है वो एक्स देगा, वो ना दे पाए तो मेरी ड्यूटी आएगी। तो मेरी लायबिलिटी क्या है, जितनी उसकी क्रिएट हुई है उतनी मेरी क्रिएट होगी ना। लेकिन मान लो एक्स को 10 लाख रुपए चाहिए और मैं ये कह दूं भाई इसको 2 लाख रुपए दे दे, उसकी मेरी गारंटी है, पर आपने 2 के बजाय 10 दे दिए, तो मेरी 10 की गारंटी थोड़ी हो जाएगी। मैंने लिमिट कर ली ना अपनी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी पे एक अच्छा क्वेश्चन अपना श्योरिटी का बनता है। तो जनरली इस क्वेश्चन को वो इस तरह से पूछता है कि लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव, कि भाई जो प्रतिभू होता है उसका दायित्व सह विस्तरण होता है, किसके, जो आपका मूल ऋणी है यानी कि प्रिंसिपल डेटर है। इसी तरह से जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज कैसे हो जाएगा। मान लो मैंने एक्स को पैसे दिलाए आपसे, अब आप भी जो है वो भगवान बन गए और उसको कह रहे हो कि यार जो कोई बात नहीं, मैंने नहीं लेने तेरे से पैसे, आप ही वेव कर रहे हो या आपने कम कर दिया, रिमिट कर दिए, तो आपने उसको डिस्चार्ज किया है ना, मैं भी डिस्चार्ज हो जाऊंगा भी साथ के साथ। या मैंने कोई कंडीशन लगाई है कि आप इसको पैसे दो या इससे डील करो, तो ये शर्त पूरी हो जाए तो ही करना, भले ही मेरी गारंटी है, पर मैंने कंडीशन लगा दी, आपने उस कंडीशन को फॉलो नहीं किया, भैया मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में डेफिनेशन के अलावा श्योरिटी पे एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा क्वेश्चन क्रिएट होता है। जिस एग्जामिनर को सब्जेक्ट की नॉलेज है वो हमेशा श्योरिटी पे क्वेश्चन देगा। तो इस फर्स्ट यूनिट के अंदर इंडेमनिटी गारंटी के बेसिक डिफरेंस को समझने के बाद में मैं आपको यही राय दूंगा कि श्योरिटी को अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद में आप आ जाओ यूनिट सेकंड। तो बच्चों जो यूनिट सेकंड है हमारी, इसके अंदर भी हमारे पास 2 चैप्टर हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सेक्शंस हैं। बेलमेंट के अंदर 148 से लेके 171 तक और प्लेज में है 172 से लेके 181 तक। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं कि अगर आपको यहाँ बेलमेंट का और प्लेज का मीनिंग क्लियर है ना, तो यूं समझ लीजिए कि ये दोनों चैप्टर ही आपके क्लियर हैं। मेरे पास एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, और मूवेबल प्रॉपर्टी की भी कंसेप्ट आपको पता है बहुत वाइड है। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो आपकी मनी भी आती है, एक्शनेबल क्लेम भी आता है और गुड्स भी आता है। लेकिन यहाँ जब हम बेलमेंट या प्लेज की बात करते हैं तो सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, माल जिसको बोलते हैं। 27 सेल ऑफ गुड्स में आप पढ़ सकते हैं। तो अगर मेरे पास कोई गुड्स है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मेरा ये स्पेक्स है, ठीक है, मैं ये कहता हूँ मिस्टर एक्स को, यार भाई मैं ना 2 दिन कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो इसका ध्यान रख लेगा क्या। मेरे पास एक हॉर्स है, घोड़ा है, मैं उसको कहता हूँ मैं ना महीने भर बाद में बाहर जा रहा हूँ, आप ध्यान रख लोगे क्या। यार मेरे को कोई मजबूरी नहीं है, कोई पैसे नहीं लेने जो मैं उसके पास मेरी कोई गुड्स जो है वो गिरवी रख रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई फॉर सिक्योरिटी आप प्लीज इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। एक मैं पे कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो पे कर दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुद्वारे में मैं गया, बाहर मैंने शूज जमा करा दिए, और भाई बेचे थोड़ी हैं, फॉर सिक्योरिटी जमा कराए हैं ना, फॉर सिक्योरिटी जमा कराए हैं। मैंने कोई पार्सल भेजना है कोरियर के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू,
तो भाई मैंने आप लोगों को थोड़ी दी है, आप तो इसको संभाल के आगे पहुंचा दो। तो ये आपका सब बेलमेंट में आता है बच्चों। बेलमेंट बहुत ईजी कंसेप्ट है आपकी बेलमेंट की। तो बेलमेंट के अंदर हमारे पास देखिएगा डेफिनेशन का क्वेश्चन है, राइट्स एंड ड्यूटीज का क्वेश्चन है, और एक फाइंडर ऑफ गुड्स। जैसे मान लीजिए कि मुझे आपका लैपटॉप जो है वो मुझे कहीं पड़ा हुआ मिल गया, मुझे नहीं पता कि इसका ऑनर कौन है। भाई मोबाइल में तो चलो सिम कार्ड होता है, पता लग जाता है, फ़ोन किया पता लग गया भी आपका है। हालांकि मुझे मिल गया तो मैं क्यों बताऊंगा, क्योंकि दुनियादारी तो यही है भाई, चलने दो। लेकिन अगर मैं ईमानदार हूं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपकी उस गुड्स को आप मुझे नहीं दे के गए हो, पर मुझे ये तो बात पता है ना यार ये मेरी तो नहीं है तो किसी की, तो मैं उसको बिल्कुल उसी तरह से संभाल के रखूंगा जैसे आप मुझे दे के गए हो। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के कॉन्सेप्ट होगी कि नहीं होगी। तो यहां पर भी एक आपका कंस्ट्रक्टिव बेलमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो वहां पे जनरली क्या होता है, जो बेलमेंट करता है वो तो बेलर है, और जिसके पास आप गुड्स रख रहे हो वो बेली है। तो अगर मुझे कोई खोई हुई चीज मिल गई तो मैं उसको बिल्कुल उसी तरह से संभालूं जैसे एक बेली संभालता है। बेली यानी कि आप बेलर हो और मैं बेली हूं, आपकी कोई चीज आप मुझे दे के जा रहे हो तो सीधा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया। लेकिन आपकी कोई खोई हुई चीज मुझे मिल गई तो मैं भी उसको उसी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा जैसे एक बेली करता है। तो यहाँ पे बच्चों आपके बेलमेंट में डेफिनेशन का है, राइट्स एंड ड्यूटीज का है, और फाइंडर ऑफ गुड्स एज ए बेली। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो पेपर अगर बहुत ईजी हो, बहुत ईजी, तो वो डेफिनेशन का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो बेलर के राइट्स और ड्यूटीज हैं, बेली की जो राइट्स और ड्यूटीज हैं, उन पे जनरली क्वेश्चन आता है। और फिर आपके पास 172 से लेके 181 तक है प्लेज। तो प्लेज का मतलब वैसे अपन हिंदी में इसको बोलते हैं गिरवी। भाई अगर मेरे पास कोई ज्वेलरी है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और मैं उस ज्वेलरी को सेल नहीं करना चाहता, बेचना नहीं चाहता, बस एक बार मेरी जरूरत पूरी हो जाए तो मैं ज्वेलरी आपके पास लेके आता हूं, यार भाई प्लीज आप एक काम करो, ये मेरे को कुछ पैसों की जरूरत है। प्लीज वर्ड अपन यूज करते हैं, लेकिन अपन बालफर वर्सेस बालफर का मामला आपने पढ़ा होगा, प्लीज से कभी प्रपोजल नहीं होता है ना। मैं सिर्फ ऑर्डिनरी वे में बात कर रहा हूं। तो मैंने ये कहा कि भाई मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, ये मेरी 10 लाख की ज्वेलरी है, 2 लाख मुझे चाहिए, मैं 2 लाख रुपए आपके वापस दे जाऊंगा, ज्वेलरी ले जाऊंगा। तो ये जो आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बच्चों, दिस इज कॉल्ड प्लेज। दिस इज कॉल्ड प्लेज। तो प्लेज के अंदर दो पार्टी होती है, पावनर और पावनी। या तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई प्लेज और इसके एसेंशियल्स बताओ, और या वो पावनर पावनी की राइट्स और ड्यूटीज पूछेगा। तो जनरली जो है बेलमेंट में भी पावनर और पावनी की, उसकी बेलर और बेली की ड्यूटीज आती हैं, और प्लेज में भी पावनर और पावनी की राइट्स और ड्यूटीज आती हैं। तो ये आपके पास 2 चैप्टर है सेकंड यूनिट में। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे आप बेलमेंट अच्छे से करके चले जाओ और स्पेशली राइट्स एंड ड्यूटीज, तो आपको हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए। थर्ड यूनिट में बच्चों हमारे पास एक तो एजेंसी की कंसेप्ट है, और एक एक्ट है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ये जुडिशरी में भी है, ये ध्यान रखिएगा। अब एजेंसी की अगर बात करें तो 2 क्वेश्चन है, 182 में एजेंसी बताई हुई है, और सबसे अच्छी बात तो ये कि देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ एजेंसी। सिर्फ ये बताया हुआ प्रिंसिपल कौन है, एजेंट कौन है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्शन 182 वी कैन से द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट इज कॉल्ड एजेंसी। बस सीधी सी बात है। तो एक तो एजेंसी के एलिमेंट्स हैं, यहां पर यह भी यहाँ ध्यान रखिएगा कि क्या कोई माइनर एजेंट हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है भाई। लायबिलिटी तो प्रिंसिपल की होनी है, सिविल मैटर्स की बात करें, वो क्रिमिनल मैटर्स की बात थोड़ी करें, लायबिलिटी तो प्रिंसिपल की होनी है, तो माइनर को भी हो, क्या फर्क पड़ता है। तो एक तो डेफिनेशन का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। दूसरा इसके अंदर बच्चों मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एजेंसी बाय स्टॉपल, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। अगर आपको एजेंसी का चैप्टर पढ़ना है, समझना है, तो यूट्यूब चैनल पे, मेरे इसी चैनल पे आपको, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की, तो वहाँ पे आपको एजेंसी का चैप्टर मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के भी बहुत सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो एजेंसी के मोड्स ऑफ क्रिएशन पे एक अच्छा क्वेश्चन हमें मिल जाता है। फिर हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, तो इसके अंदर एक तो ये कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो है हम स्पेसिफिकली एनफोर्स करवा सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं। भाई अब मैंने एक मकान खरीदा, ठीक है, अब सारी बात फाइनल होगी, मैंने एडवांस भी दे दिया, बस रजिस्ट्री करवानी है। सामने वाली पार्टी मना कर रही है कि जी मैं तो नहीं देता मकान,
आप पैसे अपने वापस ले जाओ, आप भले ही दुगने ले जाओ, पर मैं तो नहीं देता मकान। और मैं इस बात पे अड़ा हुआ हूँ कि ना, मुझे तो मकान ही चाहिए। अब बताओ मैं क्या करूँ, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो ऐसा प्रोविजन है नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाया जाए, वो तो खाली कंपनसेशन की बात करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक कानून है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसके अंदर अगर मामला पर्सनल स्किल का ना हो तो कोर्ट जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा देगा, सामने वाली पार्टी को कंपेल करेगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, एनफोर्स करो। तो एक छोटा सा पार्ट हमारा बनता है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हम एनफोर्स करवा सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं थ्रू द कोर्ट। उसके बाद में फिर इंजंक्शन है, जिसको अपन सिंपली बोलते हैं स्टे ऑर्डर। भी मैंने प्रॉपर्टी पहले तो एक्स को बेची, अब मैंने उसको 2 महीने का टाइम दे दिया, भाई बाकी पेमेंट मुझे 2 महीने में कर और रजिस्ट्री तेरे नाम। अब यार मैं 2 महीने वेट तो करूं ना, पर मैंने 2 महीने वेट करा नहीं। मैंने क्या किया, उसी प्रॉपर्टी को उठा के किसी वाई को बेच दी। क्यों भाई, यहां कोई अंकल जी का राज थोड़ी है, कैसे बेच दी, मैं उसका वेट तो करूं। अब अगर मैं यहां किसी वाई को बेच रहा हूं तो उस एक्स को प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? एक्स कोर्ट में जाएगा और मेरे और वाई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको रुकवाएगा, स्टे ले लेगा उस पर। यह आपका इंजेक्शन है इसी एक्ट के अंदर। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पास टाइम कम है, आप एजेंसी के चैप्टर को अच्छे से करें, और स्पेशली एजेंसी के जो मोड्स ऑफ क्रिएशन है, और इसमें भी मोड्स ऑफ क्रिएशन के अंदर जो एस्टॉपल, होल्डिंग आउट, रेटिफिकेशन, नेसेसिटी, रेटिफिकेशन वाला जो है ना, उसको थोड़ा ध्यान से देख लें, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा क्वेश्चन मिल सकता है। 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर मतलब परफॉर्म करवाए जा सकते हैं स्पेसिफिकली। 4th यूनिट में आप आ जाइए। 4th यूनिट में हमारे पास है सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इससे पहले 1930 से पहले इट वाज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बाद में इसको अलग कर दिया गया, अंग्रेजों की मर्जी है, क्यों करा वो तो वही जाने। हाँ, इतना जरूर पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और भाइयों ने यहाँ इंडियन नाम नहीं लिखा, यहाँ पे सीधा नाम लिख दिया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और फिर 1932 में उन्होंने पार्टनरशिप अलग किया, और देखो कितने समझदार थे, उसमें नाम लिखा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। भाई ये तो वही जाने, कभी इंडियन वर्ड लगा दिया, कभी नहीं लगाया। चलो, अब यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स के अंदर देखिए, आपका एक तो बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। पेपर बहुत इजी हो तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। फिर उसके बाद में हमारे पास बनता है कंडीशन एंड वारंटी का, सेक्शन 12 के अंदर। बहुत वाइड चैप्टर है लेकिन बहुत इजी चैप्टर है। यार मैं एक मोबाइल खरीद रहा हूँ, तो मैंने दुकानदार को बताया कि भाई मुझे इस कंपनी का मोबाइल चाहिए, तो यार जो मैं बॉक्स लेके आ रहा हूँ, जो मॉडल मैंने बताया घर पे उसी मॉडल का तो पहुंचना चाहिए ना। तो यहां पे जो मेरा मेन पर्पस है दैट इज कॉल्ड कंडीशन टू सेल। लेकिन उसके कलर की बात हो रही है, उसकी कोई ग्रिप की बात हो रही है, तो कुछ ऐसी बातें जो मेरे मेन पर्पस में नहीं आती, दैट इज वारंटी। तो एक कंडीशन और वारंटी का, और इसके अंदर भी देखिएगा इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटीज। तो कंडीशन और वारंटी जो है, कंडीशन की बात करें तो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। अब यार मेरे को ब्रेड का पैकेट खरीदना है, ब्रेड का पैकेट, और मुझे जो है वो मीठी ब्रेड ही खरीदनी है। आई वांट टू परचेज ब्रेड, ठीक है, और मैं सिर्फ ये तो बता रहा हूं कि भाई मुझे ये ब्रेड चाहिए। आई वांट टू परचेज बिस्किट्स, कौन सी कंपनी का चाहिए, आई विल हैव टू डिस्क्लोज, एक्सप्रेस कंडीशन है। पर एक बात बताओ, क्या मैं दुकानदार को ये कहूं क्या, यार भाई मैं ये ब्रेड खाने के लिए लेके जा रहा हूं, ये बताने की जरूरत है क्या? तो अंडरस्टूड है ना, लेकिन है तो मेन पर्पस, तो वो आपकी इंप्लाइड कंडीशन हो जाएगी। तो बच्चों, कंडीशन और वारंटी पे एक बहुत अच्छा चैप्टर है। अब एग्जामिनर यहां पे क्या समझदारी करेंगे, वो यहां पे कंडीशन और वारंटी में सेक्शन 12 के बाद में जब सेक्शन 16 पढ़ेंगे ना इंप्लाइड कंडीशन का, तो वहां पे एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा, केविएट एम्प्टर, जिसको अपन बोलते हैं बायर बिहेवियर। तो आज की तारीख में बायर बिहेवियर का प्रिंसिपल कितना एप्लीकेबल है? अरे भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इतने ज्यादा आपको राइट्स दे दिए गए हैं कंज्यूमर्स को कि यहां पे सेलर की तो सिट्टी बिट्टी गुम है। कंज्यूमर को इतने राइट्स दे दिए गए हैं कि सेलर को 10 बार सोचना पड़ता है माल बेचने से पहले।
तो केविएट एम्प्टर तो ये कहता है बायर बिहेवियर, यानी कि केविएट एम्प्टर का प्रिंसिपल तो सेलर को बचा रहा है, पर भैया आज की तारीख में इट इज ए डाइंग प्रिंसिपल। अब कोई ज्यादा इसका मतलब नहीं रहा। अब तो केविएट एम्प्टर की जगह केविएट वेंडिटर हो गया है, बायर बिहेवियर की जगह सेलर बिहेवियर हो गया है। समझिएगा इस बात को। तो यहां कंडीशन वारंटी में सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या वो केविएट एम्प्टर पे, और एग्जामिनर अगर पेपर की नॉलेज रखता है, सब्जेक्ट की नॉलेज रखता है, तो जनरली यहां केविएट एम्प्टर का क्वेश्चन आपको मतलब देता है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सेक्शन 26, 27 जो है, 27 में एक प्रिंसिपल है निमोडेट क्वेड नॉन हैबिट, निमोडेट क्वेड नॉन हैबिट। तो 26, 27 पे भी डिलीवरी ऑफ गुड्स का एक चैप्टर है। उसमें 26 तो ये कहता है रिस्क प्राइमा फेसाई पासिद, रिस्क प्राइमा फेसाई पासिस विद ऑनरशिप। भाई मोबाइल जब तक आपकी जेब में है, आपका है, खो गया, टूट गया, आपका नुकसान है, मेरा थोड़ी है। पर आपने मुझे सेल कर दिया, मुझे ट्रांसफर हो गया, अब टूट गया, खराब हो गया, तो नुकसान मेरा है ना। तो जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, ऑनरशिप ट्रांसफर हुई, रिस्क भी ट्रांसफर हो गया। मैं नहीं कह रहा, सेक्शन 26 में लिखा हुआ है। अब 27 देखो क्या है भाई, यहां पे आपका लैपटॉप पड़ा है, मैंने वो लैपटॉप उठा के 10,000 में किसी को बेच दिया। अब अगले ने तो 10,000 रुपए दिए ना, अगला तो यहां सेठ बन गया कि जी ये तो मेरा है। मेरा है का मतलब मैं इसका ओनर हूं। अरे भाई दिया किसने था? कि जी वर्मा जी ने दिया था। वर्मा जी ने तुझे क्या दिया है? ऑनरशिप दी है। अरे यार वर्मा जी के पास खुद के पास ऑनरशिप नहीं है, तो भाई तुझे ऑनरशिप कैसे दे देंगे वो? तो ये मैं नहीं कह रहा। 27 में देखो क्या लिखा हुआ है। 27 में लिखा हुआ है नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हैड। अरे किस माल का स्वामित्व तो आपका नहीं है, हक आपका नहीं है, आप किसी दूसरे का अच्छा हक कैसे क्रिएट कर सकते हो? ये आपका 27 में है। लैटिन मैक्सिम आ जाती है बच्चों, निमोडेट क्वेड नॉन हैबिट, ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद में है अनपेड सेलर। भी मैंने माल बेचा, उधार नहीं बेचा, माल बेचा उधार नहीं बेचा, पैसे मेरे को लग रहा है आएंगे नहीं, तो मैं क्या करूं? बेचने के बाद भी मैं उस माल को कहीं और बेच सकता हूं, क्या ऐसा राइट है क्या मेरे पास? वो आपको यहां मिलेंगे 45 से लेके 61 के बीच में, अनपेड सेलर। अब बात करते हैं ओवरऑल 4th यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है। तो कंडीशन वारंटी में जो मैंने आपको बताया केविएट एम्प्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अनपेड सेलर के अंदर बहुत इजी है, एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन नहीं मिला तो शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू लियन, राइट टू रीसेल, यहां पे आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है। इसके अंदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो कंडीशन वारंटी का चैप्टर अच्छे से कर लेना, और उसमें भी केविएट एम्प्टर स्पेशली। और दूसरा सेक्शन 27 पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर बहुत बार 27 पे फुल फ्लैश क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 5th यूनिट में आ जाओ। 5th यूनिट में हमारे पास 2 एक्ट हैं, एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 पे तो एक ही क्वेश्चन बनता है, भाई मेन प्रोविजंस क्या है। इसके अंदर ये है कि भाई मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं, और इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जबकि ऑर्डिनरी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। इसमें 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, ठीक है, और इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह, एक कंपनी की तरह इसके सारे फायदे हैं, और जो पार्टनर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अपनी लायबिलिटी को लिमिट कर सकते हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा मेन प्रोविजंस का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो पढ़ लीजिए, बहुत ईजी है। अब आते हैं पार्टनरशिप पे। तो यहाँ पे बच्चों जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है ना, वो है पार्टनरशिप होती क्या है। भाई मान लीजिए कि मैंने और आप में से किसी एक भाई ने, मान लीजिए मिस्टर एक्स ने, हम दोनों ने मिलके 10-10 लाख रुपए लगा के और एक ज़मीन खरीदी। हमने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा, और उसके बाद में जो है वो एक्स और मैंने ये डिसाइड किया कि कल को जैसे ही ज़मीनों के भाव बढ़ेंगे अपन इसको बेचेंगे, और जो प्रॉफिट होएगा वो कम अपने आपस में बांट लेंगे। तो क्या ये पार्टनरशिप है क्या? नहीं बच्चों, ये पार्टनरशिप नहीं है। इसको हम बोलते हैं को ओनरशिप, सहस्वामित्व। तो फिर पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप समझिए, एक्स ने 10 लाख रुपए लगाए, मैंने 10 लाख रुपए लगाए। अब हमने जो पीस ऑफ लैंड खरीदा है वो तो हम दोनों के नाम है ना, लेकिन अगर हम दोनों मिलके एक तीसरा नाम क्रिएट करें, दैट इज कॉल्ड ए फर्म नेम, वर्मा एंड ब्रदर्स।
हमने एक तीसरा नाम क्रिएट किया और 10-10 लाख उस तीसरे नाम में ट्रांसफर किए और उस नाम से हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, नाउ इट इज ए पार्टनरशिप। अगर राइटिंग में है तो, राइटिंग में ना हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बच्चों एक तो डेफिनेशन का क्वेश्चन है, और डेफिनेशन का क्वेश्चन करो ना तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, वेदर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप, इस क्वेश्चन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है कि क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को अपन हिंदी में बोलते हैं लाभों का वितरण, ऐसा कुछ है क्या, वो एक जरूरी तत्व है, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। फिर रजिस्ट्रेशन का है, सेक्शन 58 में रजिस्ट्रेशन कोई ज़रूरी नहीं है, कराओ तो अच्छी बात है, बहुत सारे फायदे हैं, ना कराओ तो कुछ नुकसान भी हैं, तो रजिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आपका आ जाएगा। डिसोल्यूशन, अगर पार्टनरशिप को अपन डिसॉल्व करना चाहें तो क्या क्या ग्राउंड्स हैं, सेक्शन 39 के अंदर है आपका। एक क्वेश्चन जो है इसके अंदर मैंने उधर साइड में लिखा है सेक्शन 11 का, वो है रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, उसमें राइट्स भी आ जाते हैं, इम्प्लाइड अथॉरिटी भी आ जाती है, काफ़ी वाइड चैप्टर है, अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ तो अब मत पढ़िएगा, टाइम बहुत लगेगा। एक और टॉपिक है बच्चों इसके अंदर जो आपसे पूछा जा सकता है, वेदर माइनर में बी टर्म्ड एज ए पार्टनर, क्या किसी माइनर को पार्टनर बना सकते हैं क्या। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि माइनर सेक्शन 30 है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, माइनर जो है वो एक बेनिफिशियरी हो सकता है लेकिन कभी पार्टनर नहीं हो सकता। एक शॉर्ट क्वेश्चन हमें मिल सकता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 5th यूनिट के अंदर कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, तो डिसोल्यूशन और रजिस्ट्रेशन अगर हम ढंग से पढ़ के जाएं तो हो सकता है कि भगवान जी हमारी सुन लें, कोई ढंग का क्वेश्चन हमें मिल जाए। तो इस तरह से बच्चों ये मैंने एक आपको कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का जो मेरे को जो समझ में आया कि क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। मिलते हैं 3rd पेपर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।